हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। इसके अलावा आज जो मैं सेशन ले रहा हूँ वो 2 दिन लेट ले रहा हूँ। इससे पहले जो 2 लेक्चर करवाए गए 2 दिन कोई भी क्लास नहीं हुई है, तो आज जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसमें अभिलेख के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा वो उससे जाके कंप्लीट कर लें। उसके बाद आज से बात हो रही है पुरातात्विक स्रोतों में। चल क्यों नहीं रहा है। हाँ, पुरातात्विक स्रोत में पुरातात्विक स्रोत में जो सीरीज चलती है उसमें आता है, पहले आते हैं अभिलेख। क्या आते हैं? अभिलेख। और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन। और तीसरे नंबर पे आते हैं सिक्के। क्या आते हैं? सिक्के आते हैं। इसमें से इस पे अभिलेखों पे 2 लेक्चर करवाए जा चुके हैं। लेक्चर 1 ये कंप्लीट हो चुका है और लेक्चर 2 ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज जिस टॉपिक पे बात होगी उसका नाम है लेक्चर स्मारक एवं भवन। ये अब हमें ये बताना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इतिहास में इसका स्मारक एवं भवनों का क्या योगदान है। लोग तो ये मान के चलते हैं कि स्मारक एवं भवन केवल घर या समाज इस तरह के सभ्यता के निर्माण के लिए होते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि स्मारक एवं भवनों का क्या योगदान होता है, नगर निर्माण में उनकी भूमिका क्या होती है, मंदिरों में हिंदू शैली कैसी है या बौद्ध शैली कैसी है। तो आज जिस टॉपिक पे बात होने जा रही है वो टॉपिक है ये स्मारक एवं भवन। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में विचार करते हैं। स्मारक एवं भवन तो जान लो क्या करते हैं स्मारक एवं भवन। ठीक है, इसके लिए जो पहला बिंदु आएगा स्मारक एवं भवन पे, ये दिखाता है कि किसी विशेष संस्कृति की, यानी स्मारक एवं भवन से ये पता चलता है कि ये किस संस्कृति और कला से संबद्ध है। जैसे मंदिर है तो इससे ये पता चलता है कि ये हिंदू संस्कृति का, या बौद्ध मठ बने हुए हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये बौद्ध मठ जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसी तरह से मस्जिद अगर बनी हुई है तो इससे ये पता चलता है कि ये मुस्लिम समाज से संबंधित है। इसी तरह से जैन, यहूदी, पारसी, यानी स्मारक जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कला एवं संस्कृति को। तो जो पहला योगदान जो है, यानी इसका जो योगदान आएगा वो क्या आएगा, यानी किसी क्या आएगा, किसी समाज या धर्म की कला एवं संस्कृति को, कला एवं संस्कृति को क्या करते हैं? कला एवं संस्कृति को रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। एक चीज ये समझ में आ गई कि स्मारक एवं भवनों से ये पता चलता है कि ये किसी धर्म की कला एवं संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर धर्म की बात आ जाए तो अगर हिंदू धर्म की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो? हिंदू की। अगर हिंदू धर्म की बात हो रही हो तो इसमें क्या आ सकता है? इसमें आ सकते हैं मंदिर। क्या आ सकते हैं? मंदिर हो गए। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो यानी कला जो स्मारक एवं भवन होते हैं ये इनका क्या योगदान है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ की संस्कृति कैसी है। या मंदिरों के अलावा जो बहुत सारी डिजाइन्स होती हैं, जो सजावट होती है, कैसी पेंटिंग्स होती हैं बहुत सारी, तो उससे ये पता चलता है हिंदू धर्म को। जैसे मान लो सिख है तो उनके क्या बने होंगे? गुरुद्वारे बने होंगे। कैसे पता चलेगा? पता तो स्मारक एवं भवनों से ही पता चलेगा कि ये सिख धर्म से रिलेटेड स्मारक बना हुआ है, या मोनूमेंट बना हुआ है, कब्रगाह बनी हुई है, या ईदगाह, कुछ भी इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती है इससे ये पता चलता है कि कला एवं संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो योगदान होता है, यहाँ के जो महल और मंदिर होते हैं, क्या होते हैं? महल हो या मंदिर हो, महल या मंदिर हो, इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है, महल या मंदिरों से ये पता चलता है कि वहाँ की वास्तुकला कैसी थी, वहाँ की स्थापत्य कला कैसी थी। यानी इससे क्या पता चलेगा? वास्तुकला कैसी है, वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में पता चलता है। स्थापत्य कला, एक कला मतलब वास्तुकला और स्थापत्य कला का मतलब यह हो गया कि सल्तनत काल में किस तरह की स्मारक, मंदिर या मस्जिद बनवाई जाती थी, किस तरह की दीवारें बनाई जाती थी, किस तरह की डिजाइन बनवाई जाती थी। उसी तरह जब वो किसमें आए? मुगल काल में आते हैं तो वहाँ पे मंदिरों का स्वरूप,
या जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्मारक हैं या भवन हैं, उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। इससे ये पता चलेगा कि ये हड़प्पा सभ्यता में किस तरह की बिल्डिंग बनती थी, कैसी दीवारें होती थी, ढलवा दीवारें होती थी या नहीं होती थी, खंभे बनाए जाते थे या उसमें क्या डिजाइन बनाई जाती थी। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ की स्थापत्य कला कैसी थी। एक दूसरा योगदान ये हो गया कि महल और मंदिर जो है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ की स्थापत्य कला और वास्तुकला में उनका क्या योगदान है, ये सारी चीजें बताते हैं। और महल और मंदिरों से अगर इनकी वास्तुकला और स्थापत्य कला पता चलती तो यहीं से ये पता चलती कि नगर निर्माण शैली यानी किस तरह से नगर निर्माण जो थे वो संबद्ध कराए गए, यानी नगर निर्माण शैली का भी पता चलता है। नगर निर्माण शैली यानी किस तरह का समाज यहाँ इस नगर से बिलोंग करता था, किस तरह के नगर इस महल या मंदिर या स्थापत्य कला से संबंधित हुआ करते थे। तीसरा ये हो गया, अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसके बाद आती है जैसे अब कुछ मंदिर जो गुप्त काल में बनाए गए, उनमें है देख लो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ललितपुर का क्या हो जाएगा, ललितपुर का हो जाएगा विष्णु मंदिर। क्या हो जाएगा, ललित, ये हो गया देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में ही है, ठीक है। कानपुर का भीतरगांव का मंदिर जो है वो कानपुर में पड़ता है। भीतर नहीं, भीतर होगा, भीतरगांव का मंदिर ये पड़ता है कानपुर में। यानी इन मंदिरों से ये पता चलता है कि गुप्त काल के जो मंदिर होते थे उसमें जो मंडप बनाए जाते थे वो मतलब ये शिखर नुमा नहीं होते थे। उससे ये पता चलता है कि जो मंदिर बनाए जाते थे और जो आजकल छतें बनाई जाती है उस टाइप में हुआ करते थे, चौकोर होते थे, ठीक है। ये चीज पता चली। इसके अलावा मान लो अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं या जो चैत्य बनाए जाते थे, विहार हो गए, या यहाँ पे जो चित्रकला करी गई दीवारों में, चित्रकला क्या करी गई, चित्रकला करी गई। तो इससे ये पता चलता कि उस समय के चैत्य कैसे होते थे, विहार कैसे, किस धर्म से संबंधित है, गुफाएं कैसी थी और चित्रकला कैसी थी। चैत्य क्या होता है, चैत्य होता है जो बौद्ध धर्म का पूजा गृह होता है, उससे बोला जाता है चैत्य। और विहार जो होता है जिसमें बौद्ध मठ जो भिक्षु होते थे वो लोग रुकते थे, यानी उनका आवास गृह को विहार बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, चैत्य हो गया, विहार हो गया, गुफाओं को किस तरह काट के घर बनाए गए, किस तरह ऐसे घर भी बनाए जाते थे कि ठंडियों के मौसम में गर्मी प्रदान करते थे और गर्मियों के मौसम में ठंडियाँ प्रदान करते थे, जैसे जोधाबाई का महल था, अशोक अकबर ने बनवाया था, ठीक है। ये चीज पता चल गई। और अब बात आती है कि अगर उत्तर भारत के मंदिर थे, सबकी शैली अलग अलग होती थी। उत्तर भारत के मंदिरों को क्या कहा जाता है, नागर शैली। उत्तर भारत के जो मंदिर होते थे, उत्तर भारत के जो मंदिर होते थे, उत्तर भारत के मंदिर जो होते थे ये बनाए जाते थे नागर शैली में। किस शैली में, नागर शैली में। जो दक्षिण भारत के मंदिर थे, दक्षिण भारत के जो मंदिर बनाए जाते थे ये बनाए जाते थे द्रविड़ शैली में, और जो मध्य भारत के मंदिर बनाए जाते थे, मध्य भारत के जो मंदिर होते थे उस शैली को बोलते थे बेसर शैली। क्या बोलते थे, बेसर शैली। ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखो जो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए उसमें एक मंदिर आता है खजुराहो का मंदिर आता है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर। यानी यहाँ के जो मंदिर होते हैं कुछ इस टाइप में बने होते हैं, इस तरह के जो शिखरनुमा बनाए जाते हैं ये उत्तर भारत में इस तरह के मंदिर बनाए जाते हैं। मान लो ये दरवाजा है, इसके अंदर जो होता है गर्भगृह बना होता है जहाँ पे मूर्ति रखी होती है, तो ये शिखर देखा जाता है। तो इस तरह के जो मंदिर होते हैं ये दक्षिण भारत में नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं जैसे मीनाक्षी टेम्पल देखा होगा आप लोगों ने, तो जो मीनाक्षी टेम्पल होता है उसमें जगह जगह पे मतलब मंजिलें बनी हुई हैं, इस टाइप से अलग अलग करके बनाई जाती हैं। और वो इस तरह नहीं होते, थोड़ा अलग अलग टाइप से बनाए होते हैं। लेकिन उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो बिल्कुल सेम टाइप में ऐसे बने होते हैं। यहाँ के जो मंदिर, यहाँ थोड़ा बहुत कलश लगा देते हैं और ये इस टाइप से बने होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि जो उत्तर भारत के मंदिर आ गए वो नागर शैली में होता था। जैसे यहाँ मान लो खजुराहो का मंदिर हो जाएगा,
खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस शैली में आ जाएंगे, नागर शैली में आ जाएंगे। और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं द्रविड़ मंदिर हो जाते हैं, जैसे तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल, वो किस में आ जाएंगे, वो दक्षिण भारत में आ जाएंगे। जो मध्य भारत के हो गए, जैसे महाराष्ट्र में हो गए, कर्नाटक में हो गए, इस तरह के इसमें जो मंदिर बनाए गए वो बेसर शैली में, बेसर यानी द्रविड़ शैली और नागर शैली के मंदिरों को जो मिला के बनाए गए, यानी उसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती थी। उस मंदिर को क्या बोला गया, उस मंदिर को बोला गया बेसर शैली। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में चले जाओ, जहाँ हिंदू और बौद्ध संस्कृति भी देखने को मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, जैसे म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, तिब्बत हो गया। इसमें इन देशों में जो मंदिर मिलते हैं, जैसे मान लो एक बोरोबुदूर का मंदिर है, बोरोबुदूर का मंदिर जावा में है। ये किसका, बौद्ध संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, बौद्ध संस्कृति को। तो यानी ये स्मारक और भवन जो होते हैं ये किसी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के सबसे अहम जो होते हैं बिंदु हो सकते हैं। दूसरा जैसे मान लो अंकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया में पड़ता है, अंकोर वाट का मंदिर ये पड़ता है कंबोडिया में। ये दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। तो ये किस संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, ये हिंदू संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, हिंदू संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो स्मारक और भवन होते हैं इससे ये पता चलता है किसी समाज का धर्म कैसा है, वहाँ की कला और संस्कृति कैसी है। उससे ये भी पता चलता है कि वहाँ के जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो वहाँ से ये पता चलेगा कि वहाँ की जो पब्लिक थी क्या चाहती थी, किस तरह की नगर निर्माण शैली करी जाए, किस तरह की जगह जगह पे स्मारक बनवाए जाएं, भवन बनवाए जाएं। ठीक है। इससे दूसरी बात यह है कि वहाँ इससे ये पता चल सकता है कि स्थापत्य कला कैसी थी, यानी वास्तुकला कैसी थी, नगर निर्माण कैसे हुआ, सड़कों का डिजाइन कैसे हो, नहरें कैसे बनाई जाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में। दूसरा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में बना है, भितरगांव का जो मंदिर बना हुआ है कानपुर में बनाया गया, ये ईंटों के ही मंदिर बना हुआ भितरगांव का मंदिर। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि किन चीज़ों को लगा के, जैसे कुछ स्मारक जो थे वो पत्थर के बने होते थे, कुछ जो थे ईंटों के बनाए गए। तो इससे ये पता चल सकता है कौन कौन सी सामग्री यूज हुई, यानी उस समय किस चीज़ की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी, किस चीज़ की नहीं थी। ठीक है। अजंता की गुफाएं थी, चैत्य बनाए गए, विहार बनाए गए, चित्रकला पेंटिंग करी गई। तो इससे ये पता चल जाएगा कि गुफाओं पे क्या चित्रकारी करी गई, किन चीज से उन चित्रों को उकेरा गया। एक ये हो गया। दूसरा है उत्तर भारत के जो मंदिर होते थे वो इस टाइप में होते थे जिन्हें बोला जाता था नागर शैली के मंदिर। दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे जैसे मीनाक्षी का टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल हो जाएगा, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर हो जाएगा। और दूसरा जो मध्य भारत में बेसर शैली, यानी खजुराहो के कुछ मंदिर जो हैं वो किसमें मिल जाएंगे, तुम्हें बेसर शैली में मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के टेम्पल हैं या जो कर्नाटक के टेम्पल हैं, आंध्रा के टेम्पल हैं, वो लगभग में तुम्हें बेसर शैली में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं, जैसे इंडोनेशिया है, जापान, चाइना है, वहाँ के जो मंदिर हैं वो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ के जो स्मारक हैं भवनों को देख के एक विशेष प्रकार की संस्कृति का पता चलता है कि ये बौद्ध संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, चीनी संस्कृति है या मेसोपोटामियन संस्कृति। तो यानी स्मारक एवं भवन जो हैं इससे किसी इतिहास को लिखने में ये महत्वपूर्ण पता चलता है कि यहाँ की जो कला एवं संस्कृति कैसी थी। यानी कला एवं संस्कृति से मतलब वहाँ की सभ्यता का निर्माण किस तरह से हो रहा था, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है सिक्के। क्या नाम है, सिक्के नाम है। तो जो ये दो पुरातात्विक स्रोतों की सीरीज चल रही है इसमें अभिलेख एवं स्मारक कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, अभिलेख एवं स्मारक कंप्लीट हो चुके हैं। अब जिस की बात होगी वो सिक्कों की बात होगी। सिक्के जो होते हैं ये पुरातात्विक स्रोतों का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। कि प्राचीन इतिहास को जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक होता है सिक्के। बिना सिक्कों की तिथि के हम कालक्रम का निर्धारण नहीं कर सकते। तो क्या हो सकता है, सिक्कों की क्या योगदान हो सकते हैं इसके बारे में आज बताते हैं। मान लो अब सिक्के जो आए हैं ये अभिलेख हो गए, अभिलेख हो चुके हैं, स्मारक एवं भवन, स्मारक एवं भवन के पश्चात, स्मारक एवं भवन के पश्चात जो सिक्के हैं, क्या है, सिक्कों का
सिक्कों का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या लिख रहे हैं? भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में या भारतीय इतिहास के निर्माण में क्या कर सकते हैं? भारतीय इतिहास के निर्माण में, भारतीय इतिहास के निर्माण में क्या है? अहम भूमिका है या अहम भूमिका है किसके? सिक्कों की। और इसकी उपयोगिता इस बात में है कि इससे ये पता हो जाता है कि इससे क्या मिल जाती है? तिथियां मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? तिथियां मिल जाती हैं। कौन किस राजा के समय में बने? तो राजा का शासनकाल पता हो सकता है। राजा का शासनकाल, क्या? राजा का शासनकाल पता हो सकता है। किस तरह के सिक्के बनाए गए? चांदी के बने, सोने के बने, शीशे के बने। इससे ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ की व्यापार वाणिज्य क्षमता कैसी थी। और राजा का शासनकाल पता हो सकता है, तिथियां पता हो सकते हैं, कालक्रम का निर्धारण आसानी से करा जा सकता है। कालक्रम का निर्धारण, और कालक्रम का निर्धारण हो जाता है। और तो इससे क्या इंपॉर्टेंस मिलती है? इससे ये भी पता चल सकता है कि वहाँ का व्यापार वाणिज्य कैसा रहा, यानी नगद लेन देन होता था, सिक्कों के आधार पर होता था या वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा होता था। व्यापार वाणिज्य, ठीक है, व्यापार वाणिज्य के बारे में पता चल सकता है। और क्या पता चल सकता है? वहाँ पे धातु की उपलब्धता कैसी थी, यानी धातुओं की उपलब्धता के बारे में पता चल सकता है। धातु की उपलब्धता, धातु की उपलब्धता पता हो सकता है। राजाओं का शासनकाल पता हो सकता है, राजाओं के बारे में पता हो सकता है, तिथियां पता हो सकती है। इससे क्या हुआ? इतिहास लिखा जाता है कालक्रम के निर्धारण के आधार पर। तो इससे ये पता चल जाएगा कि किस राजा का शासनकाल किस राजा के पश्चात आया, यानी इससे इतिहास के पुनर्निर्माण में एक नई दिशा मिली। तो क्या हो गया? इतिहास को क्या मिली? एक नई दिशा मिली। इतिहास को नई दिशा मिली। इतिहास को नई दिशा मिली। किससे? सिक्कों से नई दिशा मिल गई। ये चीज समझ में आ गई। तो इससे क्या मिलते? सिक्कों से हमें प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इतिहास को नई दिशा मिल गई, यानी ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध हो गई। अब भारत में अगर सिक्कों की बात करी जाए तो प्राचीनता देखते हैं। भारत में सिक्कों की जो प्राचीनता है वो लगभग कितने हैं? भारत में सिक्कों की जो प्राचीनता देखने को मिलती है, यानी सबसे पहले जो सिक्के मिले भारत में, सिक्कों की प्राचीनता जो है 8वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। 8वीं सदी ईसा पूर्व के हैं, यानी 8वीं सदी, यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो महात्मा बुद्ध आए या महावीर स्वामी थे, या उस समय आजीवन संप्रदाय के जो थे मक्खल पुत्र घोषाल थे, यानी इन लोगों के पहले की बात है। यानी 8वीं सदी ईसा पूर्व में देखा गया कि सिक्कों की प्राचीनता, यानी आजकल जो सिक्के मिले जैसे आहत सिक्के होते थे या पंचमार्क जो सिक्के होते थे वो 8वीं सदी तक के मिले। लेकिन नियमित रूप से सिक्कों की जो शुरुआत होती है, क्या होती है? नियमित रूप से, यानी रेगुलर, नियमित रूप से जो सिक्के मिलने लगे, नियमित रूप से सिक्कों की शुरुआत, नियमित रूप से सिक्कों की जो शुरुआत है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व से है। 5वीं सदी ईसा पूर्व, यानी जब महाजनपद काल आया, महावीर स्वामी आए और कौन आया? महात्मा बुद्ध आए, उस समय के मिलते हैं। तो अब ये देखो लोग, जो उस समय सिक्के मिलते थे, इन सिक्कों को आहत सिक्के बोला गया। क्या बोला गया? आहत सिक्के, आहत सिक्के बोला गया या पंचमार्क्ड सिक्के बोला गया। पंचमार्क्ड, अब नाम से ही बताएंगे, पंचमार्क्ड सिक्के। ये मोस्टली किस धातु के बने होते थे? ये ज्यादातर जो धातु थी वो चांदी की थी, यानी अधिकतर सिक्के जो होते थे, अधिकतर सिक्के जो थे वो चांदी के बने थे। अधिकतर सिक्के जो थे वो चांदी के बने थे, ठीक है, अधिकतर सिक्के चांदी के बने थे। अब देखना कि आहत सिक्के क्या होते थे। आहत सिक्के का मतलब हो गया कि एक धातु होती थी वो 4 कोने की भी हो सकती थी, ठीक है, गोल भी हो सकती थी, 3 कोने की भी हो सकती थी, किसी भी तरह के हो सकते थे शेप में। उस समय कोई सिक्कों का कोई शेप एक निर्धारित नहीं किया गया था कि इस तरह के ही सिक्के हो सकते हैं। तो जो आहत सिक्के होते थे उन्हें ठप्पा मार के बनाया गया था। ठप्पा का मतलब हो गया उसको चोट मार मार के किसी तरह से उस पर चिन्ह बना दिए जाते थे, सिंबल बना दिए, जैसे उन पर किस चीज़ के निशान मिलते हैं। जो आहत सिक्के हैं उस पर, आहत सिक्के पे पेड़ मिलता है, जैसे पेड़ के निशान बना दिए गए, मछली मिल गई, ठीक है, पेड़ हो गए,
मछली के मिले हैं, साढ़ के भी मिले हैं, किसके, साढ़ के मिले हैं, अर्धचंद्र के चिन्ह मिले हैं, अर्धचंद्र के, यानी ये पेड़ हो गया, मछली हो गया, और किसके, पेड़ हो गया, मछली हो गया, साढ़ हो गया, हाथी भी है, इन सारी चीजों के चित्र मिलते हैं इन पे। यानी आहत का सिक्के का मतलब है चोट मार मार के जो सिक्के बनाए गए उन्हें बोला गया आहत सिक्के। क्या बोला गया, चोट मार के जो सिक्के बनाए गए उन्हें बोला गया आहत सिक्के। और जो आहत सिक्कों का जो नाम दिया था, ये नाम दिया था वासुदेव सरल अग्रवाल ने। सबसे पहले किसने दिया था, वासुदेव सरल अग्रवाल, वासुदेव सरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में स्पेशल लिख लेना। यानी जो आहत सिक्के थे इसका नामकरण जो किया है किसके आधार पर, बनावट के आधार पर, उनके निर्माण के आधार पर। तो वासुदेव सरल अग्रवाल ने आहत सिक्के नाम दिया है उसकी चोट के आधार पर, यानी ठप्पा मार के जो बनाए जाते थे। ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये बताया गया कि पंचमार्ग नाम, पंचमार्ग का मतलब ये है कि कम से कम 5 बार तो मारा ही गया था, 5 बार ठप्पे मारे गए थे, तो इसलिए उन्हें पंचमार्ग बोला गया। तो पंचमार्ग जो सिक्कों का जो नाम दिया गया है ये किसने दिया है, तो पंचमार्ग सिक्कों का जो नाम मिलता है ये नाम दिया था पंचमार्ग सिक्कों का जो नाम मिलता है ये नाम सबसे पहले दिया था जेम्स प्रिंसेप ने। हाँ, क्या हो गया, पंचमार्ग सिक्कों का जो नाम देते हैं ये जेम्स प्रिंसेप है। क्या है, जेम्स प्रिंसेप ने दिया था। इसका जो नामकरण करा है ये जेम्स प्रिंसेप ने करा है। किसने करा, इसका जो नामकरण है ये जेम्स प्रिंसेप ने करा। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई हो कि भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं सदी ईसा पूर्व से, लेकिन नियमित रूप से सिक्कों को जो मिलने की जो शुरुआत हो जाती है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व से हो जाती है। क्योंकि इन सिक्कों पर ठप्पा मार के बनाया गया था इसलिए इन्हें आहत सिक्कों का नाम दिया जाता है। जिस पर किस चीज़ के चिन्ह मिलते हैं, पेड़ के मिल जाते हैं, मछली है, हाथी है, सांड है, अर्धचंद्र। इसका जो नामकरण किया था वो वासुदेव सरल ने इसकी बनावट के आधार पर किया था। पंचमार्ग सिक्के भी किसने, एक अंग्रेज अधिकारी ने नाम दिया था जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, इसलिए इन्हें जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को क्या कहा, पंचमार्ग कहा है। अब ये बात आती है कि इन सिक्कों को सबसे पहले पढ़ा किसने, तो सबसे पहले ये जो मोस्टली जो सिक्के होते थे ये चांदी के बने होते थे। कहाँ बने होते थे, चांदी के बने होते थे। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि इन सिक्कों पे कुछ लिखा नहीं होता था। क्या था, इन सिक्कों पर कोई लिखित, इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं मिलता, इन सिक्कों पर कोई लेख नहीं मिलता, क्योंकि सारे चित्र ही मिलते हैं, कोई लेख नहीं मिलता है। ये चीज भी समझ में आ गई कि ये जो सिक्के होते थे इन पर कोई भी लेख नहीं मिलता है। अब ये बात आती है कि ज्यादातर जो सिक्के हैं वो किस काल के हैं, ज्यादातर जो सिक्के बन मिले वो किस में मिले, मौर्य के मिले, मौर्योत्तर काल के मिले, मौर्य हो गया, मौर्योत्तर हो गया, गुप्त हो गया, गुप्तोत्तर काल के मिले, गुप्तोत्तर काल के मिले। अब बात आती है कि इस समय जो सिक्के बनाए जाते थे, ठीक है, तो किन किन चीजों से बने होते थे। सर्वाधिक सिक्के जो मिले हैं वो मौर्योत्तर काल से मिले हैं। किससे, सर्वाधिक सिक्के जो मिले हैं वो मौर्योत्तर काल से मिले। और इसमें सिक्कों को जो बनाने के लिए जो धातुएं यूज होती थी उसमें शीशा भी था। क्या था, शीशा था, तांबा था, सोना था, शीशा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, सोना हो गया, और एक रह गया चांदी। क्या हो गया, चांदी हो गया। तो यानी जो सर्वाधिक सिक्के जो प्राप्त होते हैं वो मौर्योत्तर काल से मिलते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करना। इसके बाद कल जो दूसरा लेक्चर लेंगे उसमें सिक्कों को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।